हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और पढ़ाई में मचा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो हम मचा लेंगे मेरे दोस्त, देर थोड़ी हुई है, राइट। तो भाई मुझे एक बात बताओ, कुछ समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है। जो भी हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे इतना समय लगा रहे हैं, सेशंस को देख रहे हैं, समझ में आ पा रही है बातें। इनऑर्गेनिक आसान लग रही है कि और मुश्किल होती जा रही है। चीजों के लॉजिक समझने आ रहे हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्या दिमाग के अंदर वो लेक्चर की बातें, वो रीजनिंग, वो इनर्ट वेयर इफेक्ट और वो ऑक्सीडाइजिंग पावर और वो रिड्यूसिंग पावर और ये स्ट्रक्चर्स, ये सब चीजें दिमाग में घूमती है कि नहीं घूमती है। भाई अब इस सब का जवाब तो सिर्फ एक ही है। क्या जो जो सवाल मैंने पूछे, क्या इन सब का जवाब हम इससे पता कर सकते हैं क्या। जी हाँ, हमारी लेगेसी कंटिन्यू करते हैं उसको। तो हमने बोला था हर सेशन आने से पहले हमारा कर्तव्य है हमें ये 3 काम करके आने हैं, राइट। अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो चेक करना है हमें। आई एम अज्यूमिंग कि सब बच्चे इन तीनों चेक बॉक्सेस को टिक करके आ रहे होंगे सेशन में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग डालिए कि कितने बच्चे इस लेगेसी को पूरा करके आ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। आई विल चेक इट आउट, राइट। जो बच्चे बेटा पूरा कर पा रहे हैं ना, जो बच्चे इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं बेटा, ये आप ही के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली बात है। ठीक है, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। शायद आप लोगों को अभी रियलाइज ना हो, बट जब आप लोग स्कूल के प्री बोर्ड्स में बैठेंगे, जब आप लोग अपने टेस्ट देंगे और जब आप लोग एक्चुअली जेई के पुराने पेपर सॉल्व करने बैठेंगे ना, जब पुराने एडवांस के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, दैट टाइम यूल रियलाइज ये चीज कितनी हेल्पफुल थी। क्योंकि जब हम रोज का काम रोज करते हैं ना, तो हर दिन हमारा दिमाग नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए रेडी होता है। अगर पुराना काम ही करके नहीं आए, नया सेशन सुनने बैठ गए, तो अभी तो ना पुराने वाले का समझ आया है कि पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बात, और ये नया बोझ और सिर पे उठा लिया हम लोगों ने। और पी ब्लॉक में आपको पता है बहुत सारी जानकारी है, राइट। बहुत सारी जानकारी है। बेसिकली बेटा मैं तो ये बोलता हूँ कि जो पी ब्लॉक है, जो 12वीं का पी ब्लॉक आप लोग पढ़ रहे हो, जो ये 4 ग्रुप आप पढ़ रहे हो, ये बेटा इट इज नथिंग लेस देन 4 धाम की यात्रा। ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग जाते हैं 4 धाम की यात्रा पे, है ना, उन लोगों को मोक्ष मिलता है, उन लोगों को अच्छा फील होता है। वैसे ही हमारी जेई के हिसाब से अगर अच्छा फील करना है तो बेटा ये 4 धाम की यात्रा है आपकी। इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। ठीक बात है। तो ये चारों पे आपकी कमांड जितनी अच्छी होगी ना, मैं हर बार बोलता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके नंबर्स, आपकी रैंक, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन, हर चीज के अंदर आप लोग को एक्चुअली इफेक्ट दिखेगा। वेरी स्कोरिंग पार्ट, राइट। तो बेटा अगर हम आज की सभा की बातचीत स्टार्ट करें, तो ग्रुप 15 तो हम खत्म कर चुके हैं, राइट, हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। ग्रुप 16 के बारे में चर्चा हमने पिछले सेशन में शुरू करी थी। सही बात है। हमने पिछले सेशन में जब बातचीत शुरू करी थी तो हमने ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी बातें करी थी। हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे थे, हमने ओजोन के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बोला भी था पिछले सेशन में कि ओजोन जो है वो पिछले सेशन की हाईलाइट है। हाईलाइट इन द सेंस कि इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसकी वो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रिएक्शन, जैसे मॉइस्ट आई2 की रिएक्शन में क्या बनता था, ड्राई आई2 की रिएक्शन में क्या बनता था, नॉन मेटल जो होते हैं उनके साथ वो क्या बनाता है, कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, कैसे अपना ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, नेशेंट ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत सारी बातें की थी। सही बात है ना। अच्छा जी, जब हमने ऑक्सीजन के बारे में बात करी थी तो हमने तो ये डिस्कशन पहले ही करा हुआ है कि जब भी हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले 2 एलिमेंट्स को डिस्कस करना। हम हर ग्रुप के क्या डिस्कस करते हैं, पहले 2 एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमने नाइट्रोजन भी डिस्कस किया था और फॉस्फोरस भी डिस्कस किया था। ठीक उसी प्रकार से बेटा हम ऑक्सीजन डिस्कस कर चुके हैं। आज की कक्षा किस पे आधारित है, सल्फर पे। बेटा अगर मैं आप लोगों को फ्रैंकली बताऊं, ग्रुप 15 वाज इंपॉर्टेंट, ग्रुप 15 के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ग्रुप 16 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट हम आज करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये शुरुआत में माहौल इसलिए बना रहा हूं ताकि हम वीडियो बीच में बंद करके चले ना जाएं। अगर एक स्ट्रेच में सुनोगे ना तो चीजें बहुत केक वॉक लगेगी। अगर धीरे धीरे टुकड़ों में सुनोगे ना तो फील नहीं आएगी। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? बहुत सारे बच्चे, अगर आप लोगों ने थोड़ा एनसीईआरटी अगर आप देख के आते हो कि सर सेशन से पहले क्या पढ़ाने वाले, एक बार टॉपिक्स पे नजर मार लें, या अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस देखे हुए होंगे, या अगर कोई ड्रॉपर वाले बैच का बच्चा ये वाला वीडियो देख रहा है, तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे तरीके के ऐसे कंपाउंड, H2S2 7 ना, H2SO5, H2S2O8, या फिर मैं बोल दूं S4O6 2 S2P2 और कुछ कुछ तो मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ या कुछ और करूंगा, S3O9, P4O6, 4O10। और ये तो बहुत कम है, मैंने तो बहुत कम नाम लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं हमारे सिलेबस में और हमें उनसे डर लगता है। हमें उनसे डर कैसे लगता है? हम तो बेटा समझ ही नहीं पाते कि स्ट्रक्चर्स आखिर बनेंगे कैसे, बनेंगे कैसे। तो बेटा जनरली ना बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर कहाँ पे एस और एस का बॉन्ड होगा। कभी कभी आप एस और एस के बीच में ओ घुसा देते हो, एस ओ एस का बॉन्ड बना देते हो। कभी कभी आप परॉक्सी लिंकेज घुसा देते हो। सर परॉक्सी लिंकेज, परॉक्सी लिंकेज याद है? परॉक्सी लिंकेज पढ़ा करते थे ना बेटा, H2O2 का स्ट्रक्चर याद करो। अगर मैं नॉर्मल लुईस स्ट्रक्चर बनाऊं, H2O2 पढ़ाते थे ना ऐसे, ये जो ओ ओ का सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होता था, इसको हम क्या कहते थे? परॉक्सी लिंकेज। बेटा बहुत सारे एसिड्स के केस में, बहुत सारे कंपाउंड में ये भी पाई जाती है। तो हम तो समझे ही नहीं आता सर हमें तो कि कहां पर ऑक्सी लिंकेज लगा दें, कहां सीधा बॉन्ड बना दें, कहां ऑक्सीजन लगा दें, कहां एक्स्ट्रा लगा दें, कहां कम लगा दें, कहां ज्यादा लगा दें। बेटा इन तमाम बातों के जवाब आज के सेशन में आपको मिले, और वो भी बहुत आसान ट्रिक से। इन तमाम बातों के जवाब आपको कैसे मिलेंगे आज? बहुत आसान ट्रिक से। ठीक है, तो आज का सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम रिएक्शंस पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं, हम और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं, पर हम इन चीजों का भी हल आज निकालेंगे। और देखना, मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आपने ये बातें मेरी ध्यान से सुन ली तो आज के सेशन के बाद तुम ऐसे कहोगे कि सर मुझे जो मर्जी एसिड आप दे दो, जो मर्जी फॉर्मूला दे दो, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा और आपसे जल्दी बना के दिखाऊंगा। एंड यही तो हमारा लक्ष्य है, यही तो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो क्या हम साथ साथ हैं? स्टार्ट करें आज की सभा को। तो बेटा ये सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। मैंने अभी तक आपसे ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी बातें कर ली हैं। मैं आज आपसे किसके बारे में बात शुरू करने जा रहा हूं? सल्फर के बारे में। तो आज का गोल बड़े क्लियरली हमें डिसाइड करना होगा। हमारी आज की सभा का गोल क्या है? हम सबसे पहले सल्फर के बारे में बातचीत करेंगे। अब सल्फर के बारे में बातचीत करेंगे तो क्या क्या बात करेंगे हम? बेटा इसके एलोट्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने फास्फोरस के एलोट्रॉप्स को डिस्कस किया था। याद है? व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे, रिएक्टिविटी डिस्कस की थी, सॉल्युबिलिटी डिस्कस की थी, है ना? ठीक है बेटा, एलोट्रॉप्स डिस्कस जैसे ही आपके हो जाएंगे, हम इसके ऑक्साइड्स डिस्कस करेंगे। ऑक्साइड्स हमारे पास ना कोर्स में दो तरीके के हैं, SO2 और SO3। मुझे इनका स्ट्रक्चर भी आपसे डिस्कस करना है। सर स्ट्रक्चर बनाना तो आसान है बेटा, आसान होना चाहिए। अगर आप पिछला सेशन पढ़ के आए हैं तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था स्टेरिक नंबर मेथड से। उस तरीके से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर बता देंगे। इतना काम मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप कर भी लोगे। पर एक अच्छा सवाल यहाँ पे बनता है, जो बच्चे को नहीं आ पाता, वो ये होता है कि नंबर ऑफ पी पाई या फिर नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने। ये बड़ा फेमस सवाल है, जेई वालों का बड़ा फेवरेट है, एडवांस वालों का स्पेशली। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए पहचाननी, ये समझेंगे। ठीक है, जैसे हम ऑक्साइड्स की बातें कर लेंगे ना बेटा, हम आगे बढ़ जाएंगे। ऑक्साइड्स की बातें करने के बाद में बेटा हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स की। हेलाइड्स भी हैं, बीच बीच में आ जाएंगे, एसिड्स को अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम काफी बार उन हेलाइड्स का डिस्कशन कर ही चुके हैं, आप देखोगे। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे तो ऑक्सी एसिड्स हैं ये तमाम वेराइटीज जो मैंने आपसे डिस्कस करी, H2SO4, H2S2O3, H2S2O7, H2S2O8, H2SO5, ठीक है, H2SO3, और भी बहुत सारी। सबके नाम समझेंगे, ठीक है, सबके स्ट्रक्चर समझेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जब ऑक्सी एसिड्स के बारे में डिस्कशन हो जाएगा तो हमारे सिलेबस में एक ऑक्सी एसिड डिटेल में पढ़ना है, दैट इज नोन एज H2SO4। इसको बेटा हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड हमारा ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या दे देंगे? यहाँ पे इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद हम ऑक्सीजन फैमिली को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जयराम जी की करके आगे बढ़ जाएंगे हमारे ग्रुप 17 की तरफ। ठीक है,
क्लियर है? तो मैंने आपको आज की एक इंडेक्स सा दे दिया है, मैंने बहुत डिटेल के सब टॉपिक्स नहीं बताए, बट मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है एक एक करके। देखो यहाँ ये समझोगे तो ये बात समझनी पड़ेगी जो तुम्हें नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों को अच्छे से नहीं आती है। यहाँ तो ये सारा तो हमारा सार ही है, जो मेजर पार्ट है आज का, क्रक्स है। ये दो चीजें आर वे टू इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज सेशन। बाकी प्रेपरेशन है, एलोट्रॉपी, रिएक्शंस, ये सब तो आप हर सेशन में पढ़ ही रहे हो, तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हर सेशन में जितना हम पढ़ते हैं। याद भी रखना है, लॉजिक समझ आएगा, ट्रिक समझ आएगी, देख लेंगे। पर ये जो है ये प्योरली लॉजिकल बातें हैं जो बिना दिमाग के नहीं होंगी, और ज्यादा सवाल इनसे बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमें इस पे बहुत डिटेल से ध्यान करना है, बहुत डिटेल से चर्चा करनी है। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करता हूं आज का डिस्कशन। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो जैसे व्हाइट फास्फोरस के डिस्कस किए थे, उस तरीके से अगर मैं आपसे सल्फर की बात करूं, तो बेटा जो सल्फर होता है ना आपका, सल्फर की बेसिकली तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से हम दो को काफी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जनरली तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, बट हम दो को काफी डिटेल में पढ़ते हैं। दो कौन कौन सी हैं? एक है आपका अल्फा सल्फर, जिसको आप रोम्बिक सल्फर भी कह देते हो। एक है आपका बीटा सल्फर, जिसको आप मोनोक्लिनिक सल्फर भी कह देते हो। तो बिफोर आई प्रोसीड विद माय डिस्कशन, ध्यान से एक बार सोचिए दिमाग लगा के, क्या ये रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये रोम्बिक मोनोक्लिनिक क्या है? तो बेटा ये हैं आपके क्रिस्टल टाइप्स, है ना? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के टाइप्स है। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते थे तो सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा बहुत सारे तरह तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जबकि हम तो अपने काम की ही पढ़ते हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, जोर लगा लो तो कभी कभी एचसीपी, राइट? बट इसके अलावा ये रोम्बोहेड्रल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और भी अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो हमें अल्फा फॉर्म को हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं और बीटा फॉर्म को हम मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, उतनी डिटेल समझनी है जितनी मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में से अगर आपसे कहा जाए मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, तो बेटा यही डिस्कस कर लेते हैं। जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है इसका, मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप की अगर मैं आपसे बात करूं, बेटा मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप होता है रोम्बिक फॉर्म। इसीलिए हर एलोट्रॉप अल्टीमेटली कहां कन्वर्ट होने की कोशिश करता है? रोम्बिक सल्फर की तरफ कन्वर्ट होने की। एंड दिस इज द रीजन, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री 11वीं का थोड़ा नॉलेज याद दिलाऊं, तो हम डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं ना मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप का जीरो होता है, तो हम रोम्बिक सल्फर के लिए डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन क्या मानते हैं? जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब आप बोलते हो तो आप बोलते हो मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप बाय डिफॉल्ट जीरो मान लेते हो, जैसे ग्रेफाइट की जीरो मान लेते हैं। फॉस्फोरस के केस में थोड़ा उल्टा होता था, हम व्हाइट को ज्यादा मानते थे, बट हाँ यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर है। रोम्बिक सल्फर जो है उसका डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन आप क्या मानते हो? जीरो। रीजन बीइंग कि ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका मोर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं इसमें बाकी एलिमेंट से, इसमें ज्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म होने का रीजन भी है क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी काफी ज्यादा है। ये S8 तक एक्सटेंड कर सकता है, तो बेटा ये S2 भी बनाता है, S6 भी बनाता है, S8 भी बनाता है, कभी कभी उससे भी बड़ा बना लेता है जाइंट। तो क्योंकि इसकी एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग ज्यादा है, पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी है, तो ये अलग अलग ज्यादा ज्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट जो मेन कॉमन फॉर्म्स हम पढ़ते हैं वो है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक को हम बोलते हैं अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक को हम बोलते हैं बीटा सल्फर। ठीक है, ये स्टेबल होते हैं इस टेम्परेचर पर 95.5 डिग्री या 369 केल्विन बोल देते हैं, एंड दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। व्हाट डज दैट मीन ट्रांजिशन टेम्परेचर? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे इतनी सी बात, कि जो तुम्हारा अल्फा फॉर्म है और जो तुम्हारा बीटा फॉर्म है, वो बेटा 369 केल्विन पे इक्विलिब्रियम पे रहता है। ये तुम्हारा 369 केल्विन पे कैसा रहता है? इक्विलिब्रियम पे रहता है बेटा। मतलब 369 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इससे कम टेम्परेचर पर अल्फा स्टेबल होगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर बीटा स्टेबल होगा। सही बात है? ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये चेंजिंग होनी शुरू हो रही होती है, हो भी रही होती है, वापस भी होती है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। इक्विलिब्रियम उसी को कहते हैं शायद। 369 केल्विन हमारा टेम्परेचर है, ट्रांजिशन का टेम्परेचर, जिस पर दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट कर रही होती हैं इक्विलिब्रियम। ठीक बात है। अब एक एक करके डिस्कशन करें जरा कि अल्फा फॉर्म क्या चीज है और बीटा फॉर्म क्या चीज है। तो यदि बेटा मैं अल्फा और बीटा के बारे में थोड़ी सी चर्चा डिटेल में करूं, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि दोनों की दोनों रिवर्सिबली रहती हैं, स्लो हीटिंग स्लो कूलिंग से एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल। एक फॉर्म और होती है गामा मोनोक्लिनिक, पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है,
तीनों की तीनों जो फॉर्म्स हैं अल्फा बीटा गामा, अगर आपसे कोई इनके फॉर्मूले पूछे कि भाई इनमें फॉर्मूला क्या होगा सल्फर का, तो बेटा इन ऑल द थ्री फॉर्म्स सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। पर हाँ, इनका जो अरेंज होने का तरीका है वो थोड़ा चेंज होता रहता है, बट मेजरली तीनों के तीनों किस तरीके की शेप में पाए जाते हैं? क्राउन कॉन्फॉर्मेशन। किस तरीके की शेप में पाए जाते हैं? क्राउन टाइप शेप में पाए जाते हैं। अभी दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ में आई, तो हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहले रोम्बिक सल्फर के बारे में। बहुत आसान आसान बातें हैं, बस सुनते जाना है, एक बार दिमाग में ध्यान रख लोगे ध्यान रह जाएंगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका कलर क्या होता है? येलो होता है, ध्यान रखने योग्य बात। मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, हमें दी हुई है। बनता कैसे है? तो रोम्बिक सल्फर जो होता है ना, ये बनता है सल्फर को CS2 के सोल्यूशन में बॉयल करने पे या इवेपोरेट करने पे, सॉरी, ठीक है। सल्फर को CS2 के, CS2 क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में जब सल्फर को आप इवेपोरेट करते हो तो जो बनता है आपके पास में फॉर्म सल्फर का, वो क्या कहलाता है? आपका अल्फा सल्फर कहलाता है या फिर रोम्बिक सल्फर कहलाता है। बेटा अगर मैं कह रहा हूं कि इसको कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में इवेपोरेट किया और एक फॉर्म बन गई, इसका मतलब मैं ये बोलूं क्या कि अल्फा सल्फर मेरी एक ऐसी फॉर्म है जो कार्बन डाइसल्फाइड में डायरेक्टली रेडिली सॉल्युबल होगी ही होगी। सही बात है। अच्छा जी, अगर ये कार्बन डाइसल्फाइड में रेडिली सॉल्युबल होगी तो कुछ याद आ रहा है क्या? याद करो, मैं व्हाइट फास्फोरस की बात करता था, मैं रेड फास्फोरस की बात करता था। मैं बोलता था व्हाइट फास्फोरस किस में इनसॉल्युबल, किस में सॉल्युबल? पानी में कैसा, CS2 में कैसा। रेड फास्फोरस पानी में कैसा, CS2 में कैसा। वहां भी CS2 की बातें होती थी, यहां भी CS2 की बातें हो रही है। इनऑर्गेनिक के हिसाब से कार्बन डाइसल्फाइड एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। जिन बच्चों को फास्फोरस वाला चमक गया वेरी गुड, जिनको नहीं चमका इट्स टाइम टू रिवाइज, ठीक बात है। ओके जी, चलो, तो मैंने क्या बोला, ये जो सल्फर की फॉर्म है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में काफी सॉल्युबल है। ध्यान से देखो, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली ये जो अल्फा सल्फर वाली फॉर्म है ये पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है, पर आपके इनसॉल्युबल सॉल्वेंट्स के अंदर, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा सॉल्युबल। पानी में इनसॉल्युबल होती है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होती है? सॉल्युबल। एंड CS2 में तो रेडिली सॉल्युबल ही है क्योंकि बन ही उससे रहा है ये फॉर्म। सही है, चलो, ओके। अगर अल्फा सल्फर की बातें हुई तो अब बीटा सल्फर की बात करते हैं। कुछ मेल्टिंग पॉइंट है, कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये भी CS2 में सॉल्युबल है, पर जो इसकी प्रिपरेशन है ना वो बड़ी अटपटी सी है। अच्छा, अटपटी सी कैसे है? बेटा शायद आप लोगों ने ना देखा हो, आप लोग तो आजकल के जेनजीज हो, मॉडर्न बच्चे हो। हम लोग के टाइम पे क्या होता था, जब मम्मी को जलेबी मंगानी होती थी या कुछ काम होता था ना, तो हम सीधा हलवाई के पास जाके लेके आते थे। आजकल तो तुम्हारे स्विगी जोमेटो सब चलते रहते हैं, बट हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी भी जाके लाते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने देखा है वो शायद रिलेट कर पाए, जिन्होंने नहीं देखा वो इसको सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ मैं। बेटा आप लोग जब कभी हलवाई की दुकान पे जा रहे हो, वो गुलाब जामुन बना रहा है या फिर वो जब भी चाशनी बना रहा होता है ना बेसिकली, तो जब चाशनी बनाते हैं तो आपने देखा होगा शायद कि जब चाशनी बनानी शुरू करते हैं गैस गर्म करके, तो उसके ऊपर ना ऐसे बबल 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 सा बनता है सबसे पहले, ठीक है, कढ़ाई पे। वो जो बबल है अगर आप उसको ऐसे प्रिक करोगे ना नीडल से या किसी चीज से, तो उससे लिक्विड बाहर निकलने लग जाएगा। वो चाशनी बनाते हुए का प्रोसेस है, और जब वो ठंडी हो जाती है फिर हम उसमें काम शुरू करते हैं। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं, चाशनी टाइप्स प्रोसेस, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो सल्फर का फॉर्म है आपका बीटा वाला सल्फर, वो कैसे बनता है? आप रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करते हो। रोम्बिक सल्फर को क्या करते हो? पहले मेल्ट करते हो एक डिश में और उसको कूल करते हो टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड। ये क्रस्ट क्या है? वो जो उसके ऊपर बबल टाइप है, उस पर लेयर टाइप जो बन जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है बबल ही बने, कोई भी लेयर टाइप बन गई उसके ऊपर, तो उसको आप कूल करते हो, मेल्ट करते हो और उसको ठंडा करते हो जब तक उस पर कोई क्रस्ट टाइप ना बन जाए। जैसे ही आपका क्रस्ट बनेगा आप क्या करोगे? उसमें होल्स करोगे। जैसे ही होल्स करोगे वही चाशनी की तरह जो लिक्विड है वो आपका क्या निकलने लग जाएगा? उससे बाहर निकलने लग जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा क्रस्ट जो है वो पूरा का पूरा आप हटाने की कोशिश करते हो। जब आपने क्रस्ट को हटा दिया ना, लिक्विड बाहर निकलने लग गया, जैसे जैसे प्रोसेस सेटल होता है, आपको कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स दिखते हैं बीटा सल्फर के। बड़े सुंदर होते हैं, नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स आपको दिखाई देते हैं। तो अल्फा सल्फर को मेल्ट किया, बीटा सल्फर आपका बना, कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स बन गए। जबकि अल्फा सल्फर आपका कैसा था? येलो कलर का था, ठीक बात है, रोम्बिक फॉर्म था उसका, ही मोनोक्लिनिक बन गया। दोनों के दोनों जो फॉर्म है उनमें फॉर्मूला क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट को सब तो हम पैक कैसे करके रखते हैं? जनरली क्राउन कॉन्फ़िगरेशन में पैक करके, ठीक है, इट हैज अ क्राउन शेप, ओके।
अब बेटा इसके मॉलिक्यूलर डायमेंशंस भी अगली स्लाइड में फिगर आ रहा है जिसमें दिए होंगे, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है। पर सिर्फ एसिड ही फॉर्म नहीं है जो सल्फर का एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा भी सल्फर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में रह सकता है, 6 से 20 एटम्स तक। S6 भी बना सकता है, 20 भी बना देता है, S20 भी, और S2 बनता है कभी कभी हाई टेम्परेचर। ठीक है, करते हैं उस S2 वाली बात, पर हाँ S6 से 20 तक कितने भी एटम्स आ सकते हैं, और सल्फर के अंदर बहुत सारे इसलिए डिफरेंट फॉर्म्स देखे गए हैं। ठीक है, अगर मैंने S6 की बात करी तो S6 के केस में क्या होता है बेटा, वही साइक्लिक फॉर्म ही बनता है जैसे S8 साइक्लिक है क्राउन टाइप का, उसमें रिंग क्या करती है, चेयर फॉर्म अडॉप्ट कर लेती है। जैसे S8 के लिए तो उसने क्या हुआ, ताज बना दिया, बिल्कुल क्राउन बना दिया। ठीक है, पर S6 में वो क्या करता है, चेयर टाइप फॉर्म एग्जिस्ट में रहता है। चलो देखते हैं कैसा होता है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा है S8, येलो कलर शायद यहाँ ज्यादा दिखेगा नहीं, इसको रेड से लिखते हैं। ये जो है तुम्हारा वो कैसा है, S8, और ये है जो तुम्हारा वो कैसा है, S6। ध्यान से देखो, ये क्राउन शेप्ड है, जहाँ पे बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री, बॉन्ड लेंथ है लगभग 204 पिकोमीटर एस एस के बीच। जबकि S6 में बात करें तो चेयर टाइप कॉन्फॉर्मेशन है, चेयर टाइप शेप है, जहां बॉन्ड एंगल है 102.2 डिग्री, और ये आपकी SS बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमने दो तरीके के एलोट्रॉप्स या तीन तरीके के एलोट्रॉप्स डिस्कस, अल्फा बीटा सल्फर कर दिया, एक उसका S6 फॉर्म भी कर दिया। तो बोलो एलोट्रॉप्स में कोई दिक्कत आई क्या, कुछ था ही नहीं बेटा ऐसे दिक्कत वाला, क्योंकि हमने तो जनरल बातें ही डिस्कस करी है अभी तक, राइट। हमने कुछ ऐसे कोई हाई फाई फंडा डिस्कस नहीं किया। हमने सबसे पहले रोम्बिक सल्फर तो बेसिक डिस्कस कर लिया, और मोनोक्लिनिक में उसको बनाने की क्रस्ट वाली प्रोसेस डिस्कस कर ली, बाकी तो जनरल शेप्स है। वो जो क्रस्ट वाली प्रोसेस है वो मैंने क्यों इतनी डिटेल में डिस्कस करी, उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन ये है कि बोर्ड्स में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग जेई की तैयारी करते करते कुछ बोर्ड्स के जो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं उन्हें मिस कर दे, तो हमें आनी चाहिए वो बातें भी, राइट। इसलिए मैंने आपको वो थोड़ा डिटेल में समझा दी। चलो, प्लास्टिक सल्फर भी एक फॉर्म होता है सल्फर, ये भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, बहुत ज्यादा स्टेबल तो नहीं रहता, ये रोम्बिक में वापसी कन्वर्ट होना चाहता है, बट ठीक है, पढ़ लोगे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक, एनसीईआरटी में ऑल्दो नहीं दिया हुआ है, बट ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो प्लास्टिक सल्फर के केस में क्या होता है बेटा, जब भी मैं मोल्टन सल्फर को, मोल्टन क्या होता है बेटा, सेमी सॉलिड सा फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड सा। ठीक है, जब उसको मैं ठंडे पानी में डालता हूं, जब मैं मोल्टन सल्फर को ठंडे पानी में डालता हूं तो चेन लाइक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। चेन लाइक मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें रबर लाइक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और जब उसको आप बहुत देर तक रखते हो उसी तरीके से स्टैंडिंग रखते हो, तो वो क्या होता है, वो जो रबर लाइक आपका चेन लाइक मॉलिक्यूल बना है जिसमें रबर लाइक प्रॉपर्टीज है, वो बेटा ब्रिटल बन जाता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी से चटक जाता है। ठीक है, तो जब आप उसको बहुत देर तक स्टैंडिंग रखते हो तो वो ब्रिटल हो जाता है, और ब्रिटल होने के बाद फाइनली वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, रोम्बिक सल्फर में। तो प्लास्टिक सल्फर बेसिकली बनता कैसे है, मोल्टन सल्फर को ठंडे पानी में डालने के बाद जब आप डाल करते हो ऐसा, तो क्या होता है, आपका चेन लाइक मॉलिक्यूल बनता है, और उस चेन लाइक पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल जो आपका बनता जा रहा है, उसकी खास बात ये होती है कि उसमें रबर लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। जब रबर लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जब आप उसको बहुत देर तक स्टैंडिंग रखोगे ना, तो उसमें क्या खास बात है, वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल का मतलब जल्दी से चटक जाता है, और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। सही है, ठीक है। अब बेटा इसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं जरा। ये एज सच जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक सल्फर की बात हो रही हो, इन जनरल सल्फर का हीटिंग इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर मैं हीटिंग इफेक्ट डिस्कस कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्योंकि यही है जहां से मैं उस चीज को लेके आऊंगा जो मैंने कहा ना कि आपको S2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है, तो उसका डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बेटा मैंने बोला आपका S8 है बाय डिफॉल्ट, राइट। आपने उसको मेल्ट किया, जैसे जैसे आप उसको मेल्ट करते जाओगे, आपकी रिंग का जो स्ट्रक्चर है S8 रिंग टाइप फॉर्म में होता है ना, क्राउन कॉन्फॉर्मेशन में रिंग टाइप बना के रहता है, वो रिंग्स टूटने लग जाती है, क्योंकि टेम्परेचर दे दिया आपने, टेम्परेचर बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे जैसे आपने हाई टेम्परेचर देना शुरू किया, आपकी रिंग्स ब्रेक होने लग जाएंगी, और रिंग ब्रेक होकर डाई रेडिकल बनने लग जाएंगे वहां। डाई रेडिकल में बॉन्ड्स टूटेंगे तो किसी ना किसी तरीके से तो वापस मर्ज होंगे, तो वापस से पॉलीमराइज होने लग जाते हैं। जब वो पॉलीमराइज होने लग जाते हैं तो वो लॉन्ग चेन पॉलीमर बना रहे हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर था, रिंग आपकी टूट गई, अब वो लीनियर लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाने लग गए। अब मैंने क्या किया, ये जो लॉन्ग चेन पॉलीमर जैसे जैसे बनेगा, आपकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। स्पेलिंग ठीक करना है इसकी, विस्कोसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेटा विस्कोसिटी क्या होती है, हनी,
हम बात करते हैं ना पैरेलल लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन आ जाता है, हनी की लेयर बाय लेयर है तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन आ जाता है, दैट्स विस्कोसिटी, राइट? जूसेस में भी होती है। तो विस्कोसिटी बढ़ने लग जाएगी लॉन्ग चेन। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, पर विस्कोसिटी सिर्फ तब तक ही बढ़ पाएगी जब तक आप उसके बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचे। वंस यू रीच द बॉइलिंग पॉइंट योर विस्कोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जब विस्कोसिटी आपके पास में डिक्रीज होने लग गई तो वापस से वो जो लॉन्ग चेन था वो क्या करने लग जाएगा, छोटी छोटी चेन्स और छोटी छोटी रिंग्स बनाने लग जाएगा। एक बार इस कहानी को ध्यान से सुनो दोबारा से। इनिशियली तुम्हारे पास रिंग टाइप बड़ा सा स्ट्रक्चर था, जैसे जैसे हीट किया रिंग्स टूट के लीनियर लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाने लग गई। अब आपने देखा कि जब लॉन्ग चेन बना तो विस्कोसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर अब 160 से 200 तक ले गए, 200 से 400 तक ले गए। तो आप जब तक टेम्परेचर बढ़ा रहे हो विस्कोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, पर तब तक ही बढ़ेगी जब तक आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हो जाता। वंस यू रीच योर बॉइलिंग पॉइंट विस्कोसिटी क्या होने लग जाएगी, वापस कम। और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो वो लॉन्ग चेन वाली जो चीज है वो वापस से छोटे छोटे रिंग्स बनाने लग जाएगी। जब वो छोटे छोटे चेन्स और रिंग्स बनाने लग जाएगी तो आप टेम्परेचर जब और बढ़ाओगे 600 के आसपास, तो आप देखोगे आप एसिड लेके चले थे और फाइनली वेपर फेज आते आते आपके पास कैसा मॉलिक्यूल रह गया, S2। आप लेके तो चले थे एसिड सॉलिड टाइप का फॉर्म कुछ मेल्टेड फॉर्म में, और आपके पास फाइनली क्या बच जाता है, S2। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये तो 873 दिख रहा होगा आपको, बट एनसीईआरटी कहती है एलिवेटेड टेम्परेचर लगभग 1000 केल्विन के आसपास आपका क्या बनने लग जाता है, S2। ये जो S2 है इस पे मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा S2 को मैं मानता हूँ कि ये O2 टाइप सी होता है और ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ये ध्यान रखने योग्य बात है, ये भी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इसके जैसा O2। क्यों होता है भाई पैरामैग्नेटिक O2 के जैसा, तो हमने ध्यान है MOT में पढ़ा था। MOT में वी हैव डिस्कस कि जो O2 होता है उसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेकेंट रह जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि जो आपका O2 मॉलिक्यूल होता है उसके अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हो तो उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग में तो हम मान के चलते हैं कि जैसा O2 में है वैसा ही सीन किस में हो रहा होगा, S2 में। ऑल्दो S2 के लिए आप MOT का डायग्राम अभी बना नहीं सकते हो क्योंकि आपको तो 20 इलेक्ट्रॉन तक का ही कॉन्फ़िगरेशन सिखाया जाता है, और S2 में तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, सल्फर में 16, S2 है तो 32 हो जाएगा। 32 के लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके सिलेबस में ही नहीं है, बट हम इसको पैरेलल मान के चलते हैं O2 जैसा, कि जैसे O2 में पाई स्टार ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, वैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ आ जाते हैं, S2 में। दैट्स व्हाई S2 इज पैरामैग्नेटिक। बट S2 डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। S2 बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 1000 केल्विन के आसपास, मतलब आपका S2 फॉर्म। ठीक है, तो ये जो हीटिंग इफेक्ट आपको समझाया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि मुझे S2 को इंट्रोड्यूस कराना था कि S2 कैसे बना। ठीक है, तो कैसे आपका साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर टूटा, लॉन्ग चेन बना और फाइनली यू नो एंडेड अप एट S2। ठीक है, चलो हम एलोट्रॉप्स डिस्कस कर रहे थे, हमने अल्फा बीटा की बातें कर ली, हमने प्लास्टिक सल्फर की बातें कर ली, हमने गामा सल्फर के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, और हमने ये भी कह दिया कि प्लास्टिक सल्फर के बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फर से S2 कैसे बन। एलोट्रॉप्स की जनरल बातें हो गई, तो क्या हमारा पहला पॉइंट पार हो गया क्या जो हमने आज के गोल में डिसाइड किया था। हमने आज के गोल में क्या बोला था, हमने आज के गोल में बोला था कि हम एलोट्रॉप्स को डिस्कस करें, दैट वी हैव डिस्कस। अब बारी कहाँ आती है, अब बारी आती है ऑक्साइड्स पे चलने की। तो बेटा जी अगर ऑक्साइड्स पे चलने की बात आ रही है तो मैंने बोला कि आपके पास में दो तरीके के ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, एक आपका है SO2 और एक आपका क्या है, SO3। वन इज योर SO2, वन इज योर SO3। अब ये जो स्लाइड है ना एक बार इसको गो थ्रू करना जरा, एक बार इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ कुछ नहीं आएगा तुम्हें। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम बहुत स्मार्ट हो गए हो। पर अगर नहीं आया है तो मैं डिटेल में सारी बातें पहले बताऊंगा, उसके बाद इस स्लाइड पे तुम्हें वापस लेके आऊंगा, और जब तुम्हें यहाँ जो एक एक लाइन और एक एक डायग्राम बना हुआ है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार गो थ्रू कर लो फिर भी नॉलेज के लिए। जब आई गई है स्लाइड सामने तो मैं फ्रेम से हट जाता हूँ क्योंकि स्लाइड पे वो टेबल ही कवर हो रही है। हाँ जी, देख लिया होगा अभी तक तो, राइट।
SO2 का स्ट्रक्चर, SO3 का स्ट्रक्चर, कैसे कैसे बॉन्ड्स होते हैं दोनों में, क्या पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई भी कुछ यहाँ पे अजीब सा लिखा हुआ है। सही बात है, डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो बेटा चलो हम क्या करते हैं ना, एक एक करके ढंग से डिस्कस कर। सबसे पहले बेटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ SO2। मैं SO2 की प्रिपरेशन, SO2 के बारे में और बातें भी डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर और इसकी ज्योमेट्री और इसकी केमिस्ट्री अच्छे से समझानी है आप। इसका नाम होता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 को हम क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। अच्छा, अब सल्फर एटम जो है यहाँ पे उसकी बात कर लो, तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ लेता हूँ, मैं सबसे पहले पढ़ लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सल्फर एटम। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन ऑन सल्फर एटम। तो बेटा सारे बच्चों को ये बात तो अच्छे से पता है ना, और नहीं पता तो अब सुन लो। हाइब्रिडाइजेशन ना कोई बहुत प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, कोई बहुत एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों ने बड़ी मेहनत से हमें बताई है। ये तो हमारे जैसे किसी का निकाला हुआ फंडा है, इट्स अ थ्योरेटिकल अप्रोच, और हम तो इसको जुगाड़ कहते हैं केमिस्ट्री। हाइब्रिडाइजेशन कोई बहुत एक्सपेरिमेंटल बात नहीं है, ये आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया हुआ मेथड रखा है कि आपको चीजें इससे आसानी से समझ आ जाएंगी, तो ठीक है हाइब्रिडाइजेशन रख लो। एक्सपेरिमेंटली डिफ्रैक्शन स्टडी से शेप आती हैं, ज्योमेट्रीज आती हैं, आपको पता चलता है SO2 ट्रायंगुलर प्लेनर में बेंड शेप्ड है, आपका PCl5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, आपका SF4 सीसॉ शेप का है, आपका ClF3 टी शेप्ड का है। वो सब पता चलता है डिफ्रैक्शन स्टडी से, बट उनको आसानी से समझने के लिए हमारे जैसे किसी एक बंदे ने हाइब्रिडाइजेशन नाम का फंडा निकाल दिया, विच इज वेरी मच कन्वीनियंट फॉर अस। इट्स नॉट लाइक कि इट हैज सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब कि जो इसने कह दिया वो सब सही है, क्योंकि ये थियोरेटिकल अप्रोच है तो इसमें गड़बड़ें हो सकती हैं, पर हम इसको हमारी सहूलियत के हिसाब से यूज। सर हमारी सहूलियत क्या, जो हमारा मन करेगा हम वो कर देंगे क्या, मतलब कुछ लोगों ने जो सेट ऑफ रूल्स हमें दिए उनको हम अप्लाई करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। पर ये एक जुगाड़ है, प्योर जुगाड़ है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए याद दिला देता हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में एक फंडा बताया था, स्टेरिक नंबर मेथड, है ना। स्टेरिक नंबर मेथड बताया था, मैंने बोला था इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ S प्लस V माइनस क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ S प्लस V माइनस क्यू। यहाँ पे आप S को क्या बोलते थे बेटा, S को आप बोलते थे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम। ध्यान देना इस मोनोवेलेंट वर्ड पे, यही खरबूजा साबित होगा आगे जाके। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम। अच्छा, बी आपका क्या होता था, बी आपका हुआ करता था बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। बी आपका क्या हो जाता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, और क्यू आपका क्या हो जाता था, चार्ज। चार्ज वो भी आप कैसे यूज करते थे, विद साइन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चार्ज दैट टू विद साइन। ओके, अब अगर ऐसा ये फंडा हमें समझ में आ गया है, तो मैं यहाँ पे अपना एक खेत मेरा क्लियर हो गया, मैं अगले खेत पे चलता हूँ। मुझे करना क्या है, सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अगर मैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूँ, तो सल्फर का अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालना हूँ तो वो क्या आएगा, हाफ S। सराउंडिंग एटम बेटा यहाँ पे क्या होगा, 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है मेरे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बेटा जी ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है ना यार। मैं तो यहाँ पे क्या रखना चाहता हूं, मोनोवेलेंट। मैंने पहले भी समझाया था, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, 2 मोनोवेलेंट। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, डाइवेलेंट है वो तो, राइट। तो हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पे नहीं रखते, तो क्योंकि हमारे SO2 में कोई मोनोवेलेंट एटम है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं वैल्यू क्या रख दूंगा S की, 0। कोई दिक्कत नहीं है 0 रखने में, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, NH2NP4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अगर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। एंड चार्ज आपका कितना होता है, 0, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 6/2 आ गई वैल्यू 3। 3 का मतलब S ऑर्बिटल तो आता ही आता है हाइब्रिडाइजेशन में, एक S आ गया तो बचे हुए 2 क्या आ जाएंगे, P। तो SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, SP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है साहब। अगर मेरे को हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, तो क्या मैं थोड़ा VSEPR थ्योरी के फंडे लगा दूं क्या,
सर ये क्या होती है, आप तो अजीब सी बातें कर रहे हो, हमें तो नहीं आता। तो बेटा मैं अब काफी बार बोल चुका हूँ, आपको केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लेना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने कहा था सर आप 11th के टॉपिक्स हमें समझाते हुए चला करो बीच बीच में। मेरा जितना बन सकता है मैं उतना समझा रहा हूँ, बट मैं पूरी पूरी थ्योरीज तो आपको नहीं बता सकता यार, नहीं तो फिर हमारा कोर्स ही कैसे आगे बढ़ेगा। सही बात है ना बेटा। अब यहाँ पे कैसे बनेगा वो मैं समझा दूंगा VACPR थ्योरी का एप्लीकेशन, बट अगर रैंडमली आपको कोई और मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो अपन उसमें अटकेंगे थोड़ी। सही बात है। अच्छा जी, VACPR थ्योरी पे आते हैं। VACPR थ्योरी में हम क्या करते हैं, पहले यार ये जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डब्बे में डाल के रख लो, ठीक है, ये आगे भी आपकी हेल्प करेगा। चलो, मैंने क्या बोला, VACPR थ्योरी। VACPR थ्योरी से हम ज्योमेट्री और शेप प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सर ज्योमेट्री और शेप अलग अलग बातें होती हैं। बेटा ज्योमेट्री मतलब जो भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन की करस्पॉन्डिंग हमने सोच रखी है, और शेप मतलब आप लोन पेयर को ढक के उसकी एक्चुअल शेप देखते हो, राइट। जैसे कि NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, बट उसकी शेप कैसी होगी, पिरामिडल। तो sp3 टेट्राहेड्रल पिरामिडल, हमें घंटा कुछ नहीं पता। तो बेटा ये घंटा कुछ नहीं पता नहीं आना चाहिए, ये आपको रिवाइज करना है, राइट। ठीक है, यहाँ पे समझो ध्यान से बात। VACPR थ्योरी में अगर मैं बात करूं तो बेटा जी मुझे समझ में आता है सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मतलब ये ट्रायगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री बनाना चाहेगा। ट्रायगोनल प्लेनर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, 120 डिग्री एंगल होता है। अच्छा जी, अब आपके पास में कितने बॉन्ड बनाने के लिए, दो ऑक्सीजन है बॉन्ड बनाने के लिए, पर जगहें कितनी है, तीन। यानी कि समझ में आता है कि दो जगह पे तो ऑक्सीजन लग जाएगा, और अगर कोई जगह बच गई तो वो जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, आपका लोन पेयर। वो जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, लोन पेयर। दैट इज द रीजन कि आप इसकी ज्योमेट्री तो कैसी बोलते हो, आप इसकी ज्योमेट्री तो कैसी बोलोगे, बिल्कुल आप बोलोगे इसको ट्राइगोनल प्लेनर, कोई इसमें दोहराई ही नहीं है। पर अगर कोई आपसे कहेगा कि SO2 की एग्जैक्ट शेप कैसी है, तो बेटा SO2 की शेप ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं हो पाएगी। आप लोन पेयर को ढक लोगे, बची हुई चीज से डिसाइड करोगे, तो आपकी जो शेप है वो एंगुलर शेप है या फिर कैसी शेप है, बेंड शेप। ठीक है जी। अच्छा, अब सर हमने तो अभी पीछे जो आपने स्लाइड दिखाई थी, वहां तो हमने देखा था सल्फर पे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का था, आपने तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो गलत बना दिया आपने। तो बेटा बात तो सुनो मेरी ध्यान से, अभी तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन ही निकाला है ना। और हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे हमेशा किस बात की गवाही देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं कि हमारा काम तो इतना सा है कि हम तुम्हें ये बता देंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। अब अगर तुम्हें पाई बॉन्ड लगाने हैं तो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो और खुद समझो। मैं तो तुम्हें सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कहेंगे, हम तो तुम्हें सिर्फ कितनी बात बता सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में बातचीत बता सकते हैं, और ज्योमेट्री शेप ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं। सही है। चलो, इतनी बात अगर समझ में आई तो अब आगे सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब समझते हैं इसके आगे क्या होगा। ठीक बात है, इसके आगे क्या होगा, तो बेटा जी ध्यान से सुनो, पहले मैं सल्फर की बात कर लेता हूं तुमसे, SO2। अगर मैं तुमसे सल्फर की बात करूं तो सल्फर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p4। मैं नियॉन नहीं लिख रहा हूं आगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम तो सिर्फ वैलेंस शेल की बात में बात करना चाहते हैं। 3s2 3p4, क्योंकि NH2 NP4 होता है। अच्छा बेटा, ये मेरे पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो मानते हो क्या ये बात। अच्छा, अगर ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है तो अगर मैं इसको ऑर्बिटल बॉक्सेस बना के देखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा जी। मैंने बोला 3s में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 3p में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन। राइट, ये आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, अब हम वो बातें करने जा रहे हैं कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है, और बनता है तो कौन सा बनता है, पी पाई बनता है या पी पाई डी पाई बनता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब मैंने क्या किया, मुझे ये भी तो पता है कि यहाँ पे एक और ऑर्बिटल वेकेंट है 3d, यहाँ पे क्या है, एक और ऑर्बिटल वेकेंट है 3d, राइट। तो वहां भी तो कुछ हो सकता है ना, बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। ऑक्सीजन के केस में तो 2s2 2p4 था, 2d होता ही नहीं था, पर सल्फर के केस में तो 3d है, बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। कैसे हिस्सा लेगा, समझते हैं ध्यान से बातचीत। यहाँ जगह कम पड़ेगी तो मैं अब अगली स्लाइड पे जाता हूँ। अगर मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ तो मैं वही चीज यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। सल्फर का मैंने आपको ग्राउंड स्टेट समझा दिया, जो आपका कितना आ रहा था, वो आपका आ रहा था बेटा 3s2 और 4। तो 3 डब्बे यहाँ बने थे, वो था 3, आपने बोला ग्राउंड स्टेट था, और ये हो गया 3। और 3d जो है आपका, वो पूरा का पूरा कैसा है, वेकेंट है, जिसमें कितने डब्बे हैं, 5। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना।
ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको करवाया एक्साइट। रीजन, मुझे सल्फर के साथ में क्या करना है, मुझे 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो मैंने क्या किया, इस 3p वाले इलेक्ट्रॉन को करवाया एक्साइट। अगर मैं इस 3p वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के एक्साइट कराऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास में ग्राउंड स्टेट कैसी बनेगी, देखना जरा, एक्साइटेड स्टेट कैसी बनेगी। मैंने बोला सल्फर का एक्साइटेड स्टेट अगर मैं देखता हूँ, मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में होगा 3s2, और मेरे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा, 1 2 3, और मेरे पास में 3 में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। राइट। आप बोलोगे सर आपने एस के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट क्यों नहीं करवाया, आपने पी के इलेक्ट्रॉन को ही एक्साइट क्यों करवाया। तो बेटा मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन इज अ जुगाड़, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खेलते हैं। अभी समझ में आएगी तुम्हें ये बात, मैंने 3s पर क्यों नहीं उठाया, अभी मैं बताऊंगा इस चीज को। बट हाँ, ये एक जुगाड़ है, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खेल सकता हूँ और इतना मुझे अलाउड है। ठीक है, देखो अब ध्यान से बेटा, सल्फर की एक्साइटेड स्टेट तुम्हारे पास में आ चुकी है। अब बताओ तुम्हें इसके साथ में बॉन्ड किसका बनाना है, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है क्या। बेटा ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना है, तो पहले तो ध्यान से देखो, तुम्हें अभी अभी पता चला है कि सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स तो तुम्हारे बनेंगे ही बनेंगे, जिसमें एक पे भले ही लोन पेयर हो, पर ज्योमेट्री के हिसाब से 3 बॉन्ड्स बना सकते हो तुम, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारे पास में है, एक s का और 2 p के। तो यानी कि मैं ये बोल दूं क्या कि एक s और 2 p ये मिलके तो मेरे पास में क्या बनाएंगे, मेरे सिग्मा बॉन्ड्स। एक s और 2 p ये मेरे क्या हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे पास में बचेगा क्या, तो ध्यान से देखना जरा, आपके पास में क्या बचेगा, आप बोलोगे कि ये तो मेरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, और अब मेरे पास में एक 3p1 बच गया और एक मेरे पास 3d1 बच गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन था, और मैंने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आके इनके साथ बॉन्ड बना गया। कैसे आया अभी समझाता हूँ। बेटा जी ध्यान से सुने यहाँ पे हमारी बात, हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने ये बोला कि सल्फर की ग्राउंड स्टेट आपको पता है 3s2 है, 3p4 है, राइट। अब मैंने बोला अगर मैं सल्फर की एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं, तो मैंने एक को क्या कर दिया, आगे एक्साइट कर दिया, राइट। अब मैंने बोला ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक s और 2 p के, ये मिलके तो आपके sp2 बन गए, जो आपके ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और आपके पास में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, sp2 तो रेडी हो गया, राइट। 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे बन गए। अब बेटा मेरे पास एक 3p1 बचा है, एक 3d1 बचा है, ठीक है। अब दोनों साइड से एक एक ऑक्सीजन आने वाला है। बेटा जी आपके पास में 2 डब्बे हैं ना यहाँ पे, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो ध्यान से देखिएगा, आपके 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने आएंगे क्या, और दोनों ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 4। यहाँ पे भी क्या होगा, 2s2 2p4। यानी कि अगर मैं डब्बे बनाऊं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये 2s2 हो गया, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 2p4। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2s2 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 2p4, राइट। तो बेटा जी ध्यान से देखो, जब मैं SO2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये तो आके मेरा कहाँ कंट्रीब्यूट कर देगा, सिग्मा बॉन्ड में कंट्रीब्यूट कर देगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि सल्फर का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स के साथ में एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। सल्फर का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स के साथ में एक एक सिग्मा बॉन्ड तो बना लेगा, राइट। वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, सल्फर के इस एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना लेंगे, राइट। अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, और सल्फर के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, और सल्फर का भी एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, एक है p में और एक है d में। तो ध्यान से देखें, पहली बात तो जो आपका सवाल था कि मैंने s से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्साइट किया, क्योंकि बेटा मुझे अपना स्ट्रक्चर बनाने से VSE पेयर से पता चल गया है कि सल्फर पर एक लोन पेयर रखना है, तो ये तो मैंने एज इट इज मेरे लोन पेयर को सर्व करवाया, और ये दोनों मेरे किस में सर्व हो गए, सिग्मा बॉन्ड में सर्व हो गए। हाइब्रिडाइजेशन मुझे इतनी ही जानकारी देता है। अब ये जो 2 बच गए, तो बेटा ये 2 ऐसे खाली नहीं बैठे रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो अब क्या होगा, ये जो 3p वाला ऑर्बिटल है सल्फर का, ये ऑक्सीजन के 2p वाले के साथ में एक बॉन्ड बनाएगा एडिशनल, और इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा के ऊपर जो भी बॉन्ड बने वो क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड कहलाता है। और ध्यान से देखो,
क्या सल्फर का p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ में मैच कर रहा है क्या? क्या सल्फर का p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ में मैच कर रहा है क्या? तो ये क्या हो गया आपका p पाई बॉन्ड, राइट। अब ऑक्सीजन का सल्फर का ये जो 3D वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो क्या यहां पे मैं बोलूं कि सिग्मा के ऊपर ये एक बॉन्ड और बन गया, और ये भी कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा के ऊपर कैसा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। पर इस बार सल्फर का d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, p पाई d पाई या d पाई p पाई। बोलो समझ में आई क्या बात? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका sp2 बन गया था, ये लोन पेयर है, ये एक एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन जो था अनपेयर्ड, उसके साथ ऑक्सीजन के एक अनपेयर्ड ने आके बॉन्ड बना लिया, sp2 में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर वाला सेटअप बन गया। अब जो सल्फर का एक 3p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा और जो एक 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, इसको फुलफिल करने के लिए कौन आएंगे, जो ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही 2p में है, पर सल्फर का इलेक्ट्रॉन का है 3p में और एक 3d में। तो जब ऑक्सीजन का एक 2p वाला इलेक्ट्रॉन इस 3p वाले के साथ मिक्स होगा तो एक बॉन्ड तो बनेगा, बॉन्ड बनेगा, पर कैसा बनेगा, सिग्मा के ऊपर कैसे बनते हैं, पाए। अगर सिग्मा होता तो हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चल जाता, पर अब उसके ऊपर कुछ बन रहा है तो वो कहलाएगा पाए। और क्योंकि सल्फर का p और ऑक्सीजन का p इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो p पाए। परंतु यहां पर सल्फर का d ऑक्सीजन के p के साथ इन्वॉल्व है, तो ये क्या कहलाएगा, p पाए d पाए या d पाए p पाए। तो अगर आपसे कोई कुल मिला के पूछे कि SO2 का स्ट्रक्चर अब कैसा होता है साहब, तो आप बोलोगे SO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और यहां आपका क्या होता है, लोन पेयर। बोलो समझ में आई क्या बात? जहां पर आप बोलोगे कि इसके अंदर हमारे पास में एक होता है p पाए बॉन्ड और एक होता है p पाए d पाए बॉन्ड। एनी कंफ्यूजन्स, एनी डाउट, दैट कैन बी एनीवन। ये नहीं कि यही p पाए d पाए और यही p पाए है, वो आप कोई भी रखो, बट स्ट्रक्चर ऐसा ही है, शेप अभी भी कैसी है, बेंट है, राइट। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन से आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तक का हिसाब किताब पता चल जाता है, उसके आगे की बातें आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन से दिमाग लगा के करते हो। क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो अभी बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब हम SO3 की तरफ चलें। ठीक है, SO2 मैंने आपको समझाया, अब हम इस बात को और ज्यादा क्लियर करने के लिए कहां चलते हैं, SO3 की तरफ चलते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, मेरा अगला मॉलिक्यूल कौन सा है, SO3। अगला मॉलिक्यूल है मेरा SO3, जिसको मैं क्या कहता हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैं कहता हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो बातचीत है, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, फिर से हम तो सल्फर एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, यदि मैं सल्फर एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करता हूं तो स्टेरिक नंबर मेथड मुझे आता है। मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला है बेटा हाफ S प्लस V माइनस Q। ये फॉर्मूला आपका 90% चीजों में वर्क कर जाता है। इसकी एक कंडीशन है कि सेंट्रल एटम एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो गया तो फिर दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। दिस फॉर्मूला इज वैलिड अप टू योर सेंट्रल एटम इज 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल SO3 में फॉर्मूला वैलिड है पर S2O3 में वैलिड नहीं है, राइट, क्योंकि सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो गया, सल्फर एक से ज्यादा हो गया। So this is only valid till the time you have one central atom in your structure. Okay. Now, how to calculate steric number here again? बेटा क्या इस बार तुम मुझे बता दोगे S की वैल्यू क्या होगी, 3? अरे 0, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है, डाइवेलेंट। हमें तो क्या रखना होता है, मोनोवेलेंट, राइट। P की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है जी, फॉर्मूला फिर से आएगा सॉल्व होके 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन तो फिर से कैसा आ गया है, sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया है sp2 तो आपको समझ में आता है क्या कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री VSEPR थ्योरी के हिसाब से अभी भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर कोई आपसे कहे कि इसकी शेप कैसी होगी तो उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, SO3 ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, कहीं लोन पेयर आ रहा होगा तो उसको छुपा देंगे। बट इस बार तो लोन पेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेंट्रल एटम पे, क्योंकि तीनों जगह पे तो वही कवर कर देंगे हमारी बातचीत।
तीनों जगह पे कौन कवर कर देगा? O ही तो आ जाएगा, यानी कि इसकी शेप भी कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनरी हो। बोलो मानते हो ये बात? अच्छा, यहां तक का हिसाब किताब हाइब्रिडाइजेशन वीएसईपीआर के हवाले। इसके आगे का हिसाब किताब हमारा कौन करता है? इसके आगे का हिसाब किताब हमें करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन लिख के। बोलो सही बोल रहा हूं क्या मैं? ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। सल्फर की ग्राउंड स्टेट, सल्फर की ग्राउंड स्टेट 3s2 3p4 3d0। अच्छा, डब्बे बनाए तो जरा, अगर डब्बे बनाने तो डब्बे बना लो यार, अब तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर डब्बे बनाने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो यहाँ मेरा एक डब्बा आ गया, दिस इज माई 3s, जिस कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अच्छा, यहाँ मेरा डब्बा आ गया जिसमें मेरे 3p है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ मेरा डब्बा आ गया डी का, जिसमें पांचों की पांचों साइड्स अभी तो कैसी हैं? फिलहाल ग्राउंड स्टेट पे तो खाली है। ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं जब सल्फर को एक्साइट करवाऊंगा, बेटा अब दिमाग लगाइएगा, मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन वेरी कन्वीनियंट टॉपिक, अपने जुगाड़ के हिसाब से कुछ भी हो जाता है। तो बेटा इस बार क्या आपको लोन पेयर रखना है क्या सल्फर पे? नहीं रखना है। नहीं रखना है तो इस बार आप एक्साइट में क्या करोगे? इस पी को भी एक्साइट करा दोगे और इस एस को भी एक्साइट करा दोगे, क्योंकि इस बार इस एस को ओ के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं? 3। और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 3 एस के अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जो 3 ओ के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्ड बनाए। आपका डाउट हो सकता है कि सर 3 एस के अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो 3 ओ के साथ बॉन्ड बनाए, तो वो तो यहां भी है। पर बेटा यहां भी है तो सर अब एक और बार एक्साइट क्यों करवा रहे हो एस को भी? बेटा रीजन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एस और पी का कॉम्बिनेशन चाहिए ना, खाली पी के खाली होने से थोड़ी काम चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d एस और पी का कॉम्बिनेशन बनाता है ना, तो एस से भी तो खाली कराना पड़ेगा। यस, अगर एस से भी खाली कराना पड़ेगा तो सल्फर की 2 एक्साइटेड स्टेट लगेंगी। मैं डायरेक्ट फाइनल वाला फॉर्मूला बना रहा हूं। फाइनल वाला फॉर्मूला होगा 3s1 pp3 3d2। कैसे भाई? एक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यानी कि आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 3s1, आपका बन जाएगा 3p3, और आपका जो डी है वो पूरा का पूरा जो पहले खाली था अब कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है? राइट? ठीक है साहब। अब आपको क्या करना है? ऑक्सीजन को लाना है बॉन्ड बनाने के लिए। आपके पास कितने ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे इस बार? 3। हर ऑक्सीजन कैसा है? 2s2 2p4, 2s2 2p4, 1 2 3 4। यही सेम चीज यहां भी हो जाएगी, 2s2 2p4। ये मैं एक एक चीज इतनी ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप घर पे अपने नोट्स बनाओ या रिवाइज करो तो आपको भी लिखने की हैबिट आ जाए, और जैसे ही लिखने की हैबिट आ जाएगी चीजें आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। 2s2 2p4, इस डब्बे को दोबारा बना दे। क्लियर है? अच्छा साहब, अब बेटा जी 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं आपके। वो 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे? जब सल्फर के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ऑक्सीजन के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। पर बात श्योर है कि 3 ही बनेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी कितना रखना है? sp2 रखना है। अगर sp2 रखना है तो मैं उस केस में क्या बोलूं? मैं उस केस में ये बोल दूं क्या कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। बोलो समझ में आई क्या बात? ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी कि यानी कि ध्यान से अगली स्लाइड पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या आ रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सल्फर का एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कोई कहे कौन सी एक्साइटेड स्टेट, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। 2 बार एक्साइटेशन, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ले जाना अलाउड है। क्या बोलेंगे आप? 3s1 3 2, इतना तो आपके पास ऑलरेडी था। जब आप ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? सबसे पहले 3 सिग्मा बॉन्ड बनाओगे, तीनों ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन आके आपका बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। तो आप ये बोलना चाहोगे फाइनली कि फाइनली मैं किस तरीके के हालातों में हूँ? मैं इस तरीके के हालात में हूँ, ये मेरा sp बन गया,
ठीक है, इसके अलावा मेरा एक 3p खाली रह गया, और इसके अलावा मेरे दो 3d में अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में, यहाँ पे आपके भर चुके हैं। बोलो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इतनी बातें तो समझ आनी चाहिए। अब बेटा सल्फर के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और है बॉन्ड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन के पास भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और है अभी बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि नजर में आए। ऑक्सीजन के पास ये बचा है, ऑक्सीजन के पास ये बचा है, ऑक्सीजन के पास ये बचा है। बोलो बल्ले बल्ले हो गई, ये तो समझ में आ गया। सिग्मा बॉन्ड्स तो इनसे बन गए थे, ये बचे हुए जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये किसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? पाई बॉन्ड में। कैसे पाई बॉन्ड में? या तो पी पाई या फिर पी डी पाई। तो क्या मुझे तुम खुद देख के बता सकते हो क्या कितने पी पाई और कितने पी डी पाई बनेंगे? बोल दो बोल दो बोल दो, सुन रहा हूं मैं। कितने बच्चे कह पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पी पाई बनेगा और दो पी डी पाई बनेंगे? हाँ देखो कैसे, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आके लगेगा यहाँ पे, एक लगेगा आके यहाँ पे, एक लगेगा आके यहाँ पे। ऑक्सीजन में 2p ही होता है। ऑक्सीजन का पी सल्फर के पी के साथ में आके बना, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बना, तो ये क्या बना? पी पाए। बोलो समझ में आती है बात? ऑक्सीजन का पी सल्फर के डी के साथ आके बना, सिग्मा के ऊपर बना, तो ये कैसे पाई बॉन्ड्स हो गए? पी पाए डी पाए। तो अगर कोई आपसे कहे कि SO3 में साहब कितने सिग्मा कितने पाए, तो आप बोलोगे कि भाई 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, 0 आपके लोन पेयर होते हैं, एक आपका पी पाए होता है, और दो आपके पी पाए डी पाए होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? मैंने कहा था पी पाए डी पाए चेक करना सिखाऊंगा। क्या सीख गए? क्या कोई कंफ्यूजन आया गया यहाँ पे? समझ में आ गई बातें? क्या हम साथ साथ हैं? प्रैक्टिस कर पाओगे ना खुद से घर पे? खुद से ट्राई करना, रिवाइज करते हुए SO2 खुद समझना, SO3 खुद से ट्राई करना, और अगर दोनों आ गए तो खुद अभी वीडियो पॉज करके ट्राई करके देख लो, ठीक? पर फ्लो नहीं टूटना चाहिए, जाना नहीं है लेक्चर छोड़ के। बच्चे क्या करते हैं, अरे अरे बहुत बड़ी चीज देख लिया, मैं ब्रेक लेके आ जाता हूँ 15 मिनट का, फिर देख लूंगा। बेटा वो फिर आता ही रहता है, रुकना है यहाँ पे, ध्यान से सुनो बातों को, ठीक है? अब मैंने कहा था जो स्लाइड मैंने आपको उस समय दिखाई थी, मैंने कहा था थोड़ी देर रुक जाओ, फिर इसको दिखाऊंगा, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बेटा जी एस में दोनों साइड SO पाई बॉन्ड्स हैं, सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं, प्लस यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे एक है पी पाई और एक ही है पी पाई डी पाई, का मतलब दो पाई बॉन्ड इस तरीके के, ठीक है? पर SO3 की अगर आपने बात करी तो तीनों SO बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं, जिसमें से 3 पाई बॉन्ड्स हैं, एक है आपका पी पाई और बचे हुए दो आपके कैसे हैं? पी पाई डी पाई। ये पढ़ते बहुत सारी जगहों पे थे हम, बट लॉजिक हमें बहुत कम समझ में आता था, हम रट लेते थे। आज हमें लॉजिक अच्छे से समझ आ गया। अगर आपकी 11th बहुत स्ट्रांग रही है, अगर आपने ये बातें केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ ली थी, फैंटास्टिक। नहीं पढ़ ली थी तो अब फैंटास्टिक हो जाना चाहिए। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अगर यहां तक बातें समझ में आती है तो हम क्या करते हैं, हम SO2 और SO3 की प्रिपरेशन की बातें कर लेते हैं, ठीक है? अगर हम SO2 और SO3 की प्रिपरेशन की बातें करेंगे तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सर लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं करेंगे, हम SO2 SO3 यहाँ पढ़ लेते हैं। उसके आगे ऑक्सी एसिड्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं ऑक्सी एसिड, वो बातें हम कर लेंगे अगले सेशन के, ठीक है? हम बड़े बड़े सेशन नहीं लेंगे, हम आराम आराम से समझेंगे। अगर आपको लगता है कि सेशन बड़ा करने से सर हमारा टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है और हम बोर हो जाते हैं, हमारा नोट्स बनने में टाइम चला जाता है, नो प्रॉब्लम बेटा, हम अपनी तरफ से आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो हम 2 घंटे में दें या 1.5 घंटे में दें, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, पर हमें आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए कि ये जो भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, इसका जो हमें रिटर्न पे बैक है वो आप हमें अपने रिजल्ट से दोगे, ठीक है? अगर आपका रिजल्ट मुझे मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे 100 लेक्चर तक पी ब्लॉक पढ़ लो, ठीक है? पढ़ाना मेरा काम है, समझना तुम्हारा काम है, समय की पाबंदी का हम मिलकर ध्यान रखेंगे, परंतु रिजल्ट इज समथिंग विच मैटर्स, whatever we are doing is for your selection, ठीक है? क्लियर है? ओके बेटा ध्यान से सुनिएगा बात। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात करते हैं। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो बेटा हम क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का सबसे आसान तरीका कि जो सल्फर है वो आपका एयर की प्रेजेंस में O2 के साथ में रिएक्ट करता है और आपका क्या बना देता है, SO2,
सल्फर जो है एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है SO2। ये अभी तक आपने नोटिस किया होगा, जितने भी ऑक्साइड्स मैंने पढ़ाए हैं सब में जनरली यही रिएक्शन होती है, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन की। तो एयर की प्रेजेंस में कराते हो तो SO2 बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको हाई स्केल पे या फिर लार्ज स्केल पे SO2 बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर लार्ज स्केल पे SO2 बनाना है तो आपको ये करना होता है कि जिप्सम के साथ में चारकोल की रिएक्शन जब आप कराते हो इतने हाई टेम्परेचर पर हीट करते हुए, तो CaO बन जाता है, CO2 निकल जाता है, बट आपके काम की चीज भी आपको मिल जाती है SO2। एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे आप सल्फर डाइऑक्साइड बहुत लार्ज स्केल में बनाते हैं। जिप्सम प्लस कोक का रिएक्शन जब आप कराओगे तो CaO, CO2 और SO2 बनता है। ठीक है। अच्छा, एक ये रिएक्शन है, ये तो आसान है, एसिड बेस रिएक्शन है। जब आप सल्फाइड आयन को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो H+ के साथ, तो ये क्या बनाता है H2O और SO2। ठीक। अच्छा, ये रिएक्शन ऐसा नहीं है आपने पहले पढ़ी नहीं है, ये आप मेटलर्जी में पढ़ के आए हो। आपको ध्यान है, आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ा करते थे, आपको सर ने पढ़ाया होगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो जब एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड और को मैं रिएक्ट करवाता हूं तो Fe2O3 बनता है और SO2 बनता है, एंड दिस इज ऑल्सो SO2 का प्रोडक्शन का रिएक्शन। यहां से जो SO2 हमें निकलता है ना, जो मिलता है, इसको हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करके स्टील सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, स्टील सिलेंडर्स में स्टोर करते हैं। ठीक है जी। तो SO2 की मैंने क्या क्या प्रिपरेशन बताई, सबसे आसान प्रिपरेशन तो आपको पता ही थी, S+O2 गिव्स SO2। अगर लार्ज स्केल में बनाना है तो जिप्सम प्लस कोक का रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा, CaO, SO2 और CO2 निकल जाएगा। सल्फाइड वाली रिएक्शन इज इजी ओनली। अगर रोस्टिंग करवाते हो तो रोस्टिंग वाली रिएक्शन आपको पहले से आती थी कि आयरन का सल्फाइड वाला ओर है, उसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाया तो आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो SO2, एंड वो स्टील सिलेंडर्स में आपका यूज होता है। ठीक। चलो, अच्छा जी, प्रिपरेशन हमने पढ़ ली, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस गैस होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है। कलरलेस गैस है जिसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल है। ओके। हेवियर होती है, पर बेटा एयर से हेवी होती है। ओके, पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। SO2 इज हाईली, वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। इनफैक्ट ये पानी में ट्रेसेस की फॉर्म में रहता है, मतलब सॉरी ट्रेसेस क्या, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, .6H2O, .8H2O, उस तरीके से मौजूद होता है। तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये एक रिएक्शन है, ये पॉइंट आप पढ़ो, याद रखने वाली रिएक्शन है, फैक्ट बेस्ड है, कि ना तो ये बर्न करता है, ना ये सामने वाले को बर्न होने में हेल्प करता है, ना ये खुद बर्न होता है, ना सामने वाले को बर्न करने में हेल्प करता है। पर मैग्नीशियम और पोटेशियम, अगर बर्निंग मैग्नीशियम पोटेशियम इसको मिल गए तो उनको रोकेगा भी नहीं, उनको कंटिन्यूअसली अपने एटमॉस्फेयर में क्या कराएगा, बर्न कराता रहेगा। खुद चला के बर्निंग नहीं इनिशिएट करेगा, खुद चला के बर्न होगा भी नहीं, पर इसको मैग्नीशियम या पोटेशियम मिल गए बर्निंग वाले ही, तो उनको कंटिन्यू रिएक्शन करवाता है। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है और पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है। यू जस्ट हैव टू लर्न दिस। ठीक है बेटा, कोई भरोसा नहीं है जेई मेंस वाला इस पे सवाल पूछ, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। Mg और MgS बनता है, वहां K2SO3 और K2H2O। चलिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब ये बात हो गई तो बेटा अब बात करते हैं इसके आगे। ये देखो, ये ना जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करता है, तो बेटा जब SO2 बेस के साथ में रिएक्ट करता है ना NaOH के साथ, तो बेटा ये क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है। आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, सल्फाइड और सल्फाइड क्या होता है, अगर S पे 2- चार्ज है, अगर SO3 पे 2- चार्ज है, अगर S पे 2- है तो इसको सल्फाइड कहते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। और अगर SO3 पे 2- चार्ज है तो इसको सल्फाइड कहते हैं। अगर S पे 2- चार्ज है तो सल्फाइड, अगर SO3 पे 2- चार्ज है तो इसको क्या कहते हैं, सल्फाइड। क्लियर है, तो हमने बोला सोडियम का सल्फाइड बन जाता है। और अगर इसको आपने फर्दर SO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो ये सोडियम का हाइड्रोजन सल्फाइड दे देता है। बेटा ये रिएक्शन ना आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ी है 11th क्लास के, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बिहेव करता है कि जब आपने बेस के साथ में CO2 का रिएक्शन करवाया ना, तो ये आपको Na2CO3 दे देगा, सोडियम का कार्बोनेट और पानी। और अगर आप अभी रुके नहीं, अगर आप यहाँ पे रुके नहीं और आपने फर्दर रिएक्शन कराने की कोशिश करी, Na2CO3 को वाटर के साथ में फिर से CO2 के साथ में रिएक्ट करवाया, तो ये आपको क्या दे देगा, सोडियम का बाइकार्बोनेट।
क्या दे देगा आपको, सोडियम का बाइकार्बोनेट दे, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो SO2 की रिएक्शन है पानी और एल्कली के साथ में, ये किससे रिजेंबल करती है, सल्फर डाइऑक्साइड का बिहेवियर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अच्छा, ये भी एक प्रॉपर्टी थी। अब हमने बोला कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब शुरू हुई है, एक इसका एसिडिक नेचर और एक इसकी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा मैंने आपको ध्यान है जब ऑक्सीजन फैमिली शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि SO2 से TeO2 आओगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा। SO2 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर का है और TeO2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। इसका रीजन क्या था, मैंने कहा था SO2 में सल्फर किस स्टेट पे है, +4, वो +4 से +6 पे जाना चाहेगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। जबकि टेल्यूरियम की बात करोगे तो वो भी +4 में है, पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसके लिए +4 ज्यादा स्टेबल है, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, खुद +6 में नहीं जाना चाहेगा। सही बात है। अच्छा जी, तो हमने बोला वो रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है, हम आएंगे उस पर थोड़ी देर में। पर अभी एसिडिक नेचर, मैंने आपको बताया था जब ऑक्साइड्स की हमने जनरल बातें करी थी कि SO2 और SO3 दोनों ही आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि वो पानी में जाके आपको क्या देते हैं, एसिड्स देते हैं। एंड दोज ऑक्साइड्स व्हिच गिव एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। तो वही वाली बात है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, H2SO। H2SO4 को आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते थे, H2SO3 को आप सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। H2SO3 को आप क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। ओके, अच्छा जी, जब ये वाली बात आपको समझ में आती है तो इसी की और दो रिएक्शंस हैं बेटा। SO2 अगर Cl2 के साथ रिएक्ट करे सनलाइट में तो बेटा सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाता है। ये याद है क्या, कहाँ बनता था, कहाँ काम आता था बेटा जी, हमने जब SO2 Cl2 को व्हाइट फास्फोरस से रिएक्ट करवाया था तो हमारा क्या बना था, Cl3 या PCl5, PCl5। हमने पढ़ी थी दो रिएक्शन, एक हम व्हाइट फास्फोरस को थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते थे, एक बार हम व्हाइट फास्फोरस को सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते थे। तो ये वही सल्फ्यूरिल क्लोराइड है जो PCl5 बनाने में काम आता था। वो बनता कैसे है, ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, और ये वाली रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आगे जाके अभी हम जब SO3 पढ़ेंगे तो उसकी प्रेपरेशन रिएक्शन भी साबित होगी कि जो SO2 है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, SO3 बनाता है, ठीक है। तो SO2 है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, SO3 बनाता है। कोई दिक्कत, ठीक है जी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये हमारे पास में आती है अगली प्रॉपर्टी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका रिड्यूसिंग नेचर। ये कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव। बेटा सीधी सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करेगा, खुद को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस, जब भी तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा तो अपने से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाना चाहेगा। तो अब देख लो ध्यान से, हमने बोला कि ये वाटर जो है ना, ध्यान से देखना, ये SO2 की एक प्रॉपर्टी है। वाटर जो है वो जब SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO3 बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड वाली प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर वाली। ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है क्योंकि H2SO3 उतना स्टेबल नहीं है, H2SO4 ज्यादा स्टेबल है। तो H2SO3 फिर से रिएक्ट करता है पानी के साथ में और क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, पर साथ में क्या करता है, 2 हाइड्रोजन निकाल देता है। बेटा हाइड्रोजन हमने तो H2 की फॉर्म में पढ़ा है, हमेशा स्टेबल होता है। अगर ये खाली H है तो ये खाली H क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। और आपको पता है जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज समथिंग इज नोन एज रिडक्शन। तो क्योंकि SO2 से नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होता है, दिस इज द रीजन कि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे O3 जो था आपने पढ़ा था, O3 क्या करता था, O2 के साथ में आपका नेसेंट ऑक्सीजन निकालता था। O3 क्या करता था, O2 के साथ में आपका नेसेंट ऑक्सीजन निकालता था, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स oxidizing nature. This nascent oxygen was responsible for its oxidizing nature. Similarly, SO2 जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके, अगर आप फाइनल रिएक्शन लिखेंगे फाइनल, तो आप ये कह सकते हैं ना कि SO2 जो है वो आपका पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, H2SO4 बनाता है और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन निकालता है। And this production of nascent hydrogen is responsible for it to be called as a strong or good reducing agent. ठीक है,
तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि SO2 को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हम क्यों कहते हैं। मैंने उस समय आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट से वो बात समझाई थी क्योंकि आपके नॉलेज स्पेक्ट्रम में उतनी ही बात घुसती, पर क्योंकि मैं आपको पिछली बार ओजोन एंड तक पढ़ा चुका हूं तो मैं अब हिम्मत कर सकता हूं ये नेसेंट चीजों को इंट्रोड्यूस करने की। तो मैंने जैसे ओजोन के केस में नेसेंट ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके उसको ऑक्सीडाइजिंग बनाया था, वैसे ही SO2 के केस में नेसेंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके मैं क्या कहता हूं, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहता हूं। बोलो समझ में आई इतनी बात? अच्छा, अगर नेसेंट हाइड्रोजन वाली बात तुम्हें समझ में आई तो अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट हमने लिखा भी है कि इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो किसकी वजह से होता है, नेसेंट हाइड्रोजन के निकलने की वजह। क्लियर है? अच्छा, कैसे काम करता है ये? तो बेटा इसका क्या काम है, सामने वाले को क्या करना, रिड्यूस, खुद क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज। ध्यान से देखिए, ये हैलोजेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, हैलाइड्स में। मतलब X2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, X माइनस में। हैलोजन में X2 में क्या आता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ क्या आता है, -1 ऑक्सीडेशन। तो जीरो से किस में कन्वर्ट कर देता है, -1। सही बात है? देखो ध्यान से जरा, जो SO2 है आपका वो किससे रिएक्ट करता है, पानी और Cl2 से। तो हैलोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, HCl में, Cl माइनस में, और खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फेट में। क्योंकि SO2 पे सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और अगर ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +6। क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +6। ठीक है, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, पर हेलोजेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया, हेलाइड में, क्योंकि यहां पे इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, Cl-। ठीक है? अच्छा, अगर ये रिएक्शन समझ आई तो अगली देखो, आयोडेट्स को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में। आयोडेट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में। आयोडेट्स जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बेटा पता होना चाहिए। ध्यान से याद करो, मैंने पिछली बार पढ़ाया था, ओजोन जो था वो आपके पास में ड्राई I2 के साथ रिएक्ट करके I4O9 बनाता था, जहां मैंने कहा था आयोडीन पे 3+ और IO3-। आयोडेट्स आपके अलग से निकलते हैं, राइट? तो ये वही वाला आयोडेट है। तो आयोडेट में आयोडीन पे स्टेट क्या होती है, +5। +5 से 0, ये क्या कर देता है, इसको रिड्यूस करके आयोडीन को +5 से कहां ले जाता है, 0 में, और खुद SO2 +4 से कहां चला जाता है, +6 में। तो बस सिंपल सी रिएक्शन थी, आयोडेट्स को सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या करता है, सल्फेट और आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। K2SO4 और वाटर तो आपके ठीक है, साथ में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यूज होती है। क्लियर है? लॉजिक समझ में आया क्या? SO2 का रिड्यूसिंग नेचर अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका रीजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन। रीजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन। ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग होने का रीजन क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन की ब्लीचिंग का रीजन क्या होता था, नेसेंट ऑक्सीजन। SO2 करता है, और SO2 की ब्लीचिंग का भी रीजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन। आएंगे अभी उस समझेंगे, बस बात इतनी थी। ओजोन की ब्लीचिंग परमानेंट होती थी, SO2 टेम्परेरी ब्लीचिंग करता है। ठीक है, करते हैं उसके बारे में बात। पर यहां तक अगर चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं तो अब आगे देखो बेटा, ये क्या करता है, KMnO4 जो MnO4- है उसे भी किस में रिड्यूस कर देता है, Mn2+ में। अभी मैं SO2 की आड़ में ये चीज समझा रहा हूं कि SO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये खुद को तो ऑक्सीडाइज कर देता है और Mn को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इस ये टेस्ट होता है आपका SO2 का कि ये सोल्यूशन को पर्पल से क्या कर देता है, डीकलराइज, कलरलेस कर देता है। ठीक है, जब मैं डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना अगला चैप्टर, तो उस समय मैं तुम्हें ये बोला करूंगा कि KMnO4 एंड K2Cr2O7 आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन कि अपनी मैक्सिमम स्टेट में है, यहाँ Mn अपनी कौन सी स्टेट में है, +7। बेटा मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अगर मैक्सिमम स्टेट में है तो ये खुद तो रिड्यूस ही होगा, ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता। अगर ये खुद फॉर श्योर रिड्यूस ही होगा तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब मैं डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब इसी बात को रिपीट करूंगा उल्टे तरीके से। वहां मैं कहूंगा KMnO4 and K2Cr2O7 are my strong oxidizing agents, so what they do, they themselves get reduced and SO2 को वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। बट अभी हम सल्फर को राजा बना के पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उल्टा बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं SO2 is a strong reducing agent, it itself get oxidized but it reduces Mn, right? It decolorizes the KMnO4 solution। सही बात है, कोई दिक्कत? ठीक है जी, अगर ये बात समझ में आती है तो सेम चीज यहाँ हो जाती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है ऑरेंज येलो से। ठीक है, फेरिक सल्फेट को भी फेरस में कर देता है, रिड्यूस करने वाला है ना। यहाँ क्रोमियम को क्या करता है, +6 से +3 में कन्वर्ट, Mn को क्या करता है, +7 से +2 में कन्वर्ट, और यहाँ पे फेरिक Fe+3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+2 में।
Fe+3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+2 में कन्वर्ट। ठीक, SO2 का रिड्यूसिंग बिहेवियर पढ़ रहे हैं। ये जो है आपका, इसको हम मोस्ट फेमस बोलते हैं, ये हमारा टेस्ट हो गया SO2। कि सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया तो हम चेक कर लेंगे कि ये प्रेजेंस किस चीज की प्रेजेंस है, यहाँ पे SO2 की प्रेजेंस है जिसने सोल्यूशन को डीकलराइज कर दिया। ओके, चलो आगे बात करते हैं। बेटा अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बट जब इसको इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रख दिया जाए, ऐसा नहीं है कि ये सबसे दुनिया का ही सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट इससे भी ऊपर कुछ है। तो अगर इसको मैंने बताओ इससे ज्यादा मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रख दिया, तो वहां इसको ना चाहते हुए भी क्या बनना पड़ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहां इसको ना चाहते हुए भी क्या बनना पड़ जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखें, हमने बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है कब, जब इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ में रिएक्ट करवाए, जब इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया जाए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। फॉर एग्जांपल H2S जो है वो इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ओजोन जो है वो हमारे पास में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम बोलेंगे जब H2S के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो उस केस में ये क्या होगा, खुद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये खुद को रिड्यूस करके तो +4 से 0 में ले जाता है, और सल्फर को -2 से कहाँ ले जाता है, 0 में। इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसने खुद का क्या करवा लिया है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस रिएक्शन में आप लोग समझिएगा, आप लोग के लिए असाइनमेंट है। ठीक, बट हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह कब बिहेव करता है, जब इसको इससे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ में रखा जाए। पर ये भी ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, बट हाँ इसमें नंबर आपके ज्यादा किस चीज के लिए माने जाते हैं, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आपसे जो पूछा जाएगा वो हमेशा पूछा जाएगा इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर, या फिर वो पी पाई डी पाई, उसकी शेप, उसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखते हैं, मैंने आपको कहा था इसका ब्लीचिंग एक्शन, मैंने आपको क्या कहा था, इसका ब्लीचिंग एक्शन। ओजोन में ब्लीचिंग होती थी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। आप बोला करते थे कि किसी भी कलर्ड चीज पे अगर नेसेंट ऑक्सीजन रखी जाती थी तो वो उसको कलरलेस कर देती थी, परमानेंट ब्लीचिंग होती थी। हमारे पास SO2 भी ब्लीचिंग करता है, किसकी वजह से, रिड्यूसिंग नेचर की वजह से, किसकी वजह से, नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से। ये कहता है कि अगर किसी कलर्ड मैटर के साथ में मेरा नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस में। ब्लीचिंग तो कर दी साहब मैंने, पर अगर मुझे कहीं से थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन करने का हिसाब किताब मिल जाए तो मैं हमेशा कलरलेस नहीं रहूंगा, मैं वापस किस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइज होके कलर्ड में। तो उनके केस में क्या होता था, फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता था कि आपका कलर्ड चीज है, नेसेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो कलरलेस ही हो जाएगा। पर यहाँ पे उल्टा है, कलरलेस चीज जो बन गई अगर वहां थोड़ा बहुत भी ऑक्सीडेशन का उसे हिसाब किताब मिलेगा तो वापस से किधर आ जाएगी, कलर्ड की तरफ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या साइक्लिक रिएक्शन है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है दैट्स व्हाई यू से कि ये जो ब्लीचिंग है ये कैसी है, टेम्परेरी ब्लीचिंग, ये बहुत परमानेंट ब्लीचिंग नहीं। ठीक है, तो हम बोलते हैं जो ओजोन ब्लीचिंग करता था वो तो कैसी होती थी आपकी, परमानेंट, बट जो SO2 ब्लीचिंग करता है वो कैसी होती है आपकी, टेम्परेरी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई ये बातें, ओके। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बेटा अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। हमारा अगला ऑक्साइड SO3। स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको पता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, हम बात करेंगे सीधा इसकी प्रेपरेशन की। ठीक है, SO3 की प्रेपरेशन, तो बेटा ध्यान से, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड पे मैंने किसका रिएक्शन करवाया, P4O10 का। अब ध्यान से सुनना, बच्चों के बड़े बड़े कंपाउंड आते हैं तो डर लगने लग जाता है, डरना नहीं है। आपको ये बात पता है कि P4O10 क्या है, एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मैंने पिछले सेशन में भी एक रिएक्शन करवाई थी आपको, जब हम वो पैसेज वाला सवाल सॉल्व कर रहे थे, N2O5 निकाला था हमने, राइट। तो ठीक वैसे ही P4O10 क्या चीजों में से पानी निकालने का काम करता है, तो आपको डरना है ही नहीं, H2SO4 है ना दोस्त। इस पे किसका रिएक्शन है, P4O10। P4O10 का काम क्या है, इसमें से वाटर निकालना। अगर आप वाटर निकालोगे तो बचेगा क्या आपका, SO3, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका, पानी। ये जो पानी आपका निकला है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, P4O10 के साथ। याद करो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, हिसिंग साउंड होती है और अल्टीमेटली आपका क्या बनता है यहाँ पे, H3PO4 बनता है। तो ये दोनों ही तो मेरे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको देखो चीजें रिलेट करना आता है, अगर आप चीजें दिमाग में स्टोर करके रखते हो तो कोई भी रिएक्शन मुश्किल नहीं है, आप चीजें रिलेट करके अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो। पर अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि नहीं भाई मैं तो सुनता ही नहीं हूं, मैं तो रट लेता हूं, फिर दिक्कत आती है बेटा। अब देखो ये मुझे कैसे चमका, क्योंकि यार वो हिसिंग साउंड वाली बात हमने करी थी रिसेंटली,
तो P4O10 को यूज करना आना चाहिए वहां पे, कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो यूज तो रिएक्शन में ही हो रहा होगा, तो वो कहाँ जा रहा होगा, इसके साथ रिएक्ट करके H3PO4 बना रहा होगा। बेसिकली ये मेरी किस चीज की रिएक्शन हो गई, SO3 की प्रेपरेशन की रिएक्शन। ठीक बात है। अच्छा, इसके अलावा एक SO3 की प्रिपरेशन, ये तो हम 2 बार से पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन के केस में भी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज में, SO2 की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी थी कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, V2O5। बेटा कुछ जगहों पे ना ये सेम रिएक्शन तुम्हें ऐसी लिखी हुई भी दिख सकती है। आप बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई मटेरियल और चेक करते हो ना, तो आपको कुछ जगहों पे ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया, हमें तो आपने V2O5 बताया था। तो बेटा ये प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस, ये भी एक तरीके का कैटलिस्ट है जो यूज होता है, पर बेटा बात है ये ना आउटडेटेड है, पहले यूज किया करते थे। अब हमने इस चीज को किससे रिप्लेस कर दिया है, V2O5 से, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड से। रीजन बेटा ये सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, जल्दी रिएक्शन करवा देता है। ठीक है, सस्ता है, जल्दी काम भी करा रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा डिसीजन है। तो हम इसीलिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अब किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस। ये दिख जाए तो गलत नहीं है, बट आउटडेटेड है, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको लेटेस्ट बताया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन SO2 का करवाते हैं, SO। ठीक है, ये भी प्रिपरेशन, ये भी प्रिपरेशन। अब ध्यान से देखो, एक ये रिएक्शन है जो याद रखने की है, जो फेरिक सल्फेट होता है, इसे हीट करोगे तो ये क्या होगा, अपने ऑक्साइड में टूटेगा और साथ में SO3 बनाएगा। ये तुम लोगों ने शायद शायद मेटलर्जी में भी पढ़ी हो, हेमेटाइट मैग्नेटाइट जब पढ़ाते हैं तब में भी ये रिएक्शन पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो अब देख लो। फेरिक सल्फेट को हीट किया तो हमने Fe2O3 बनाया और साथ में क्या निकला हमारा, SO3। तो ये भी SO3 की प्रिपरेशन। तो SO3 की बेसिकली मैंने 3 रिएक्शन पढ़ ली हैं, एक तो फेरिक सल्फेट की हीटिंग, एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, और एक मैंने क्या पढ़ लिया, हमारा H2SO4 में से पानी निकालना। क्लियर है, SO3 बनाना आ गया। SO3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, पी पाई डी पाई सब कुछ आपको पता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम आता है, SO3 के एलोट्रॉप्स। SO3 भी 3 एलोट्रॉप्स में रहता है, अल्फा, बीटा, गामा। ये एक जैसे होते हैं जैसे सल्फर के केस में थे, सिंपल। ये जो आपका होता है ये ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S3O9। कैसे एग्जिस्ट करता है, ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट। बेटा आपको अगली क्लास में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे बहुत इजीली बन पाएगा। फॉर नाउ तो दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं, S3O9 बनाना है। बेटा 3 सल्फर है, राइट। अगर मेरे पास में 3 सल्फर है तो मुझे समझ में आता है मैं कुछ ऐसा कर दूं। अब 9 ऑक्सीजन लगाने हैं, 9 ऑक्सीजन लगाने हैं, तो सबसे पहले जैसे P4O6 बनाया था, P4O10 बनाया था, सबसे इजी जुगाड़ तो क्या है, यही कर दो, बीच बीच में जो लग सकती है लगा दो। अब आपको पता है सल्फर तो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड भी कर सकता है, जैसे फॉस्फोरस भी कर सकता था, तो हर सल्फर पे कितने लगा दो बचे हुए, 2 2 और बांट दो, आपके 9 लग जाएंगे टोटल। आपका मकसद क्या है, 9 ऑक्सीजन लगाना ही तो है। 3 आपने बीच में लगा दिए, 6 आपने यहाँ बाहर लगा दिए। ये कॉमन सेंस से आता है, प्रैक्टिस के साथ में दिमाग चलने लग जाता है। पर आज सेशन में तो नहीं, अगले सेशन में आपको एक ट्रिक सिखाई जाएगी जिससे ये सब बनाना आपके लिए बड़ा आसान हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जब अभी S3O9 मैंने ऐसे बनाया, ये क्या बना, एक ट्राइमर बना SO3 का, दैट टू साइक्लिक ट्राइमर बन गया। ठीक है, थोड़ी दिखने में शेप हो सकता है अलग हो, मैंने इस तरीके से बना दिया, इन्होंने ऐसा बना दिया था, पर ठीक है, आइडिया हमारा वही है कि हमने एक ट्राइंगल बनाया और बीच बीच में ऑक्सीजन घुसा, इन्होंने एक एंगल पे घुसा दिया। दैट्स द फैंसी स्ट्रक्चर, बट आइडिया समझ में आना चाहिए। ठीक है, S3O9 ये कैसा होता है, गामा फॉर्म ऑफ SO3 होता है इसका एलोट्रॉप, आइस लाइक है, साइक्लिक ट्राइमर है, जो कैसे एग्जिस्ट करता है S3O9 में। अगर इसको बहुत देर तक आप ऐसे ही पड़े रहने दो, इसको बहुत देर तक रखे रहने दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा फॉर्म या अल्फा फॉर्म के अंदर। और बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म इसकी कैसी होती है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, S3O9 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म कुछ नहीं होती, इनफाइनाइट हेलिकल चेन्स होती हैं, इस तरीके की हेलिकल चेन्स होती हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट जो जॉइंट होती है। ठीक है, गामा SO3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा इज नॉट दैट मच। ठीक है, अल्फा बीटा इज नॉट दैट मच। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेटा बात है कि जो आपका SO3 है ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो SO3 है आपका वो क्या है, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कब बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब इसे हॉट रखा जाए। इसका रीजन सोच सकते हो क्या, बेटा रीजन है ना, सल्फर पे यहाँ स्टेट कैसी है, +6। सल्फर अपनी मैक्सिमम स्टेट अचीव करके बैठा है।
अगर ये अपनी मैक्सिमम स्टेट अचीव करके बैठा है तो अब ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या रिड्यूस होना चाहेगा? ये हमेशा क्या होना चाहेगा? रिड्यूस। अगर ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो सामने वाले को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी कि ये कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये कह रहे हैं हमें कि बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कब? जब ये गर्म हो। क्या करता है ये बेटा? ये Br- को डायरेक्टली Br2 में कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोरस को उठा के तो सीधा P4O10 में ही कन्वर्ट कर देता है, मैक्सिमम स्टेट पे ले जाता है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी कुछ कुछ रिएक्शन देख लेंगे, पर उससे पहले दो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बचे हुए हैं। एक तो ब्लीचिंग एक्शन से पहले क्वेश्चन आया था जो मैंने एड्रेस नहीं किया, दिस वन, ब्लीचिंग ऑफ SO2 इज ड्यू टू, ब्लीचिंग ऑफ SO2 इज ड्यू टू। तो बेटा ओजोनोलिसिस में ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग हुआ करती थी, यहां पे रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग होती, राइट? H निकलता है ना आपका नेसेंट हाइड्रोजन, राइट? ठीक, अगर ये वाली बात समझ में आई तो अब ये देख लो SO3 का सवाल जरा। SO3 आपको क्या कहना चाह रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा जी ये SO2 की रिएक्शन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, सोचना इसको जरा। यहाँ पे आपका SO2Cl2 POCl3 वगैरह बन जाता है, क्या मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका SO2 और वाटर बन जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसी रिएक्शन हमने देखी तो नहीं। बेटा मैंने आपको कहा था जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सवाल करेंगे, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। क्योंकि बेटा आप कितना भी पढ़ लो, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो। यही इंश्योर करता है कि जितनी आपकी डायमेंशंस हैं उसमें आपसे सवाल पूछे, पर अगर आप किताबों से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो तो कुछ भी पूछ सकते। कई बार कुछ चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने पे पता चलती, ठीक है, कई बार कुछ चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने पे पता चलती हैं। तो वो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना उससे हमें नई नई बातें पता चलती हैं, उनको हमारे नोट्स में हमें लिख लेना चाहिए। ये हमने पढ़ा ही था, CaO बनता है, CO2 बनता है और SO2 बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था वो SO2 का प्रिपरेशन। और ये हम आज ही पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले कि फेरिक सल्फेट को हीट करते हैं तो आपका Fe2O3 बनता है और साथ में आपका क्या बनता है? SO3। क्वेश्चन ने क्या कहा है? किससे इनमें से SO3 बन सकता है? तो यहाँ पे बन गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D। ठीक है जी, क्लियर है? चलो सल्फर ट्राइऑक्साइड का सवाल हो गया, ये डी हटा देना भी। ठीक, चलो हम बात कर रहे थे इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। जब हम इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं तो हमने कहा ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्पेशली कब होता है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जब ये गर्म हो, है ना। Br- को Br2 में कन्वर्ट करता है, फॉस्फोरस को उठा के P4O10 में कन्वर्ट कर देता है। तो और ऊपर से बेटा ये एसिडिक भी है, आपको पता है एसिडिक ऑक्साइड है, हमें पता है SO3 SO2। तो ये पानी में कैसे डिसॉल्व होगा? तो SO3 जो है वो आपका पानी में डिसॉल्व होता है, H2SO4 बनाता है। SO2 डिसॉल्व होता था तो H2SO3 बनाता था, SO3 डिसॉल्व होता है तो H2SO4 बनाता है। और फिर हम ये आगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे कि रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है, ये वापस इससे रिएक्ट करके H2S2O7 बनाता है जिसको हम कहते हैं ओलियम। ठीक, अच्छा, और SO3 आपका अगर HCl से डायरेक्ट रिएक्ट कर जाए तो बेटा ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसे आप कहते हो क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। याद करने का तरीका है, एक O हटाओ और H लगाओ। ठीक है, तो आपने क्या किया, SO2 था और जो एक और O था उसके साथ में क्या लगा दिया? H लगा दिया। एडिशन प्रोडक्ट बनाना है बेसिकली, तो SO2OHCl, क्लोरोसल्फ्यूरिक। ठीक, चलो ये तो इसका एसिडिक नेचर है। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं, अभी बहुत ज्यादा इस पे बात कर नहीं रहा कि यहाँ पे तो हम सीधा एडिशन प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, सब जोड़ दे रहे हैं, पर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रिपरेशन, वहां हमें इसके बारे में चर्चा करनी है बहुत अच्छी। ठीक, चलो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है इसका? तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर अभी अभी बात करी ना, ऑक्सीडाइजिंग होता है बहुत ज्यादा। तो ये क्या करेगा? सल्फर के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा SO2 में, PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा POCl3 में, HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसको ऑक्सीडाइज कहाँ कर देगा? Br2 में। जबकि खुद हर बार किस में रिड्यूस हो जाएगा? SO2 SO2 SO2। खुद +6 से +4 में चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को इसको क्या करना होता है? ऑक्सीडाइज। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा जी, ओके, आगे बात कर देते हैं। यहाँ पे PCl5 से POCl3 का ऑक्सीडेशन नहीं, रादर PCl5 से Cl2 भी आप पढ़ सकते हो, कि PCl5 और POCl3 में तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ही रहेगी, लगभग सेम ही रहेगी। तो ऑक्सीडेशन आपका PCl5 से Cl2 वाला हो गया कि क्लोरीन -1 से कहाँ चला गया? 0 में चला गया, और ये खुद कहाँ रिड्यूस हो गया? SO2 में रिड्यूस। ठीक, सर ये रिएक्शन याद कैसे करेंगे? बेटा तुम्हें पूरी पूरी रिएक्शंस याद करना हो सकता है टास्क लगे, पर अगर तुम रिएक्शन में कुछ कुछ चीजों का अर्थ समझ लोगे ना तो तुम्हारे लिए याद करना ज्यादा आसान होगा। जैसे अब इस रिएक्शन में कुछ है ही नहीं, इसका क्या हो रहा है?
रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पानी तो साथ में आ गया H+ को सेटल करने के लिए। ये समझ आने लग जाती है प्रैक्टिस के। वही काम यहाँ हो रहा है, क्योंकि PCl5 टूटता ही POCl3 और SL2 की फॉर्म में है। और ऐसे ही सल्फर वाला काम हो गया। इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है 100 डिग्री, तो इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे SO3 से SO2 बनाने का तरीका। सही बात है। अच्छा, ओके, आगे बात करते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक जो है ऑक्सी एसिड्स, वो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हमने SO3 तक हमारी बातचीत करी, इसके आगे की बातचीत हम आगे करना चाहते हैं। तो आज की कक्षा में मैंने आपको क्या क्या बता दिया। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आप लोगों से सल्फर के एलोट्रॉप डिस्कस कर दिए। आज की क्लास में मैंने आप लोगों से सल्फर के ऑक्साइड्स डिस्कस कर दिए। और मैंने आपको ये समझाया कि SO2 और SO3 की अगर आप लोग बात करते हैं तो उनमें कैसे पी पाई बॉन्ड पता चलते हैं, कैसे पी पाई बॉन्ड पता चलते हैं। और फिर हमने उनका रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिस्कस किया। हमने एक इंपॉर्टेंट बात, उसका ब्लीचिंग एक्शन पढ़ा। हमने ब्लीचिंग एक्शन के बाद में ये बात पढ़ी कि SO2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका कारण क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे ओजोन में कौन हुआ करता था, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है बेटा जी। तो आज की क्लास में जो भी पढ़ा इसको प्लीज रिवाइज कीजिएगा। हर बार मैं कहता हूं DPP ट्राई कीजिएगा। अगली क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस हो गया, पर दूसरा मैंने डिस्कस जान के नहीं किया, क्योंकि वही बात है, आप लोगों को लग रहा है सेशन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए, हम छोटे छोटे सेशन बना लेंगे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा 15-20 मिनट में, आधे घंटे में। हम अगली क्लास में बात करेंगे, पर अगला लेक्चर इज वे टू इंपॉर्टेंट, तो उसको मिस नहीं करना है। सब प्रैक्टिस अच्छे से करके आना, जो आज पढ़ा है उसको अगली क्लास में यूज करेंगे। क्लियर है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ के आइए, मेहनत करते रहिए। गुड बाय।